एवरीवन, वेलकम बैक टू परशम। पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक मैंने काफ़ी सारे टॉपिक पॉलिटी के आपको कवर कराए हैं, जहां पे हमने कैग के बारे में बात की है, सीवीसी और जो हमारे सतर्कता आयुक्त हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, उन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया। इलेक्शन कमीशन, फाइनेंशियल कमीशन, ये सारी चीज़ें आपको हमारे प्ले लिस्ट में देखने को मिलेंगी, जहाँ पे अमेंडमेंट से लेके हर एक चीज़ जो पॉलिटी के लिए ज़रूरी है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ पर मैंने कवर कराई है। आज हमें कुछ और नया सीखने को मिलेगा। क्या है वो नया? तो नया है यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, मतलब महिलाओं के लिए जो राष्ट्रीय आयुक्त बने हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ अल्पसंख्यक या जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ पे भी आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हमें दो कमीशंस पे चर्चा करनी है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एंड नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। अल्पसंख्यकों की बात की जाएगी और महिलाओं के बारे में बात की जाएगी। तो दोनों कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं, कौन उन्हें अपॉइंट करता है, रेजिग्नेशन किसको देंगे, पहले पर्सन कौन थे, अभी वर्तमान में कौन है। तो जो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, हम उतनी ही बातों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो के दौरान आपको एक टास्क मिलेगा, टास्क के साथ साथ एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, जिसका आंसर आप हमको कमेंट में देंगे। ओके, हो गया? चलो स्टार्ट कर लें। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस के लिए, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग। तो जैसे कि कई सारे डेवलपमेंट के काम होते हैं, कई सारी स्कीम्स बनाई जाती हैं, या कोई ऐसे कानून बनाने की ज़रूरत होती है जो कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। तो ऐसे कानून बनाने के लिए एक कमेटी तो होनी चाहिए जो हमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में, उनसे रिलेटेड अगर हमें कोई कानून बनाने हैं, लॉ बनाने हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी तरीके का अमेंडमेंट करना है, अगर वो वीमेंस की पावर का इंक्रोचमेंट करता है, अतिक्रमण करता है, तो उसके लिए कमेटी होनी चाहिए जो वीमेंस के वेलफेयर के काम को देखे। तो इसलिए नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग को बनाया गया है। क्लियर है? अब कई सारे ऐसे एनजीओज होते हैं या फिर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, या मान लेते हैं कोई महिला है जिसको जेल हो गई है, तो वहाँ जेलों में भी कैदियों के हितों की रक्षा की जाती है कि नहीं की जाती है। तो ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशन पे नज़र रखना जहाँ पे महिलाएं काम कर रही हैं, कहीं पे महिलाओं की अगर अधिकारों का इंक्रोचमेंट हो रहा है, उनके अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, तब ये राष्ट्रीय महिला आयोग काम करता है, एक्टिव होता है, अपने कानून बनाता है और इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम, देखने का काम करता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी किसी कानून को बनाना है जो कि महिलाओं के अधिकारों से है, तो उस केस में रिकमेंडेशन या एडवाइस ली जाती है नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस की। इसलिए नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो है, राष्ट्रीय महिला आयोग, अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और अपनी रिपोर्ट किसे देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। क्लियर हो गई इतनी चीजें? तो आइए आज हम इसी कमीशन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है? एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसका ये मतलब है किसी एक्ट के जरिए इसको बनाया गया है। हमें हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बारे में कोई चर्चा, कोई जिक्र नहीं मिलता है। हाँ, एक एक्ट के जरिए हमने राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन बनाया है। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन होता है, वैसे हमारे राज्यों में स्टेट कमीशन फॉर वीमेन भी होता है, जिसको हम राज्य महिला आयोग के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल में इसका ऑफिस आपको देखने को मिलेगा, और 23 मार्च 1998 को हमारे राज्य का, मतलब मध्य प्रदेश का, स्टेट कमीशन फॉर वीमेन बनाया है। तो आपका एक टास्क ये है कि आपके राज्य में भी राज्य का जो है महिला आयोग होगा, उसका फॉर्मेशन कब हुआ है, उस डेट को आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो ये रहा आज का आपका टास्क। क्लियर हो गया आपको टास्क क्या बताना है, जिससे कम से कम आपको ये पता चलेगा कि आपके राज्य में जो महिला आयोग है उसका फॉर्मेशन कब हुआ है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। जैसे मध्य प्रदेश का तो भोपाल में है, तो मध्य प्रदेश के बच्चे खुश हो जाते होंगे, चलो हमें कोई सर्च नहीं करनी होगी, मैडम ने तो बता ही दिया है, राइट ना। पर फिर भी आप थोड़ा सा सर्च कीजिए, ठीक है, और हमें बताइए डेट। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग आई थिंक कॉपी पेन लेके तो बैठे होंगे, जिससे आप नोट्स प्रिपेयर करते चलें। अगर कोई व्यक्ति है जो लोकल में चढ़ के, मेट्रो में बैठ के, ट्रेन या बस में बैठ के इस वीडियो को देख रहा है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी वेबसाइट पे आज की क्लास का PDF आपको मिल जाएगा, आप PDF को वहाँ से भी ले सकते हैं और बाद में से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। इसके अलावा अभी जो है वो 31 जनवरी को 30 नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग का 30वें नंबर का फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस, जो 31 जनवरी 2022 को मनाया गया, जिसकी थीम थी शी द चेंज मेकर। ठीक है, तो ये यहाँ पर थीम या फोकस रहा था। तो
तो 31 जनवरी को अगर आपको समझ में आ गया होगा कि फाउंडेशन डे होता है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का, क्योंकि 31 जनवरी को ही हमने राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया था। बात क्लियर हो गई है? तो चलो सारी बातें करना शुरू करते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन को 31 जनवरी 1992 को बनाया गया था। तो इस साल 30वें नंबर का स्थापना दिवस है। ठीक है, बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990 को एक एक्ट पास किया गया था। हालांकि 30 अगस्त 1990 को इस बिल को पास कर दिया गया था लोकसभा से, राज्यसभा से, और प्रेसिडेंट ने साइन कर लिए थे, जिसे हम नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990 कहते हैं। और इसी एक्ट के जरिए 31 जनवरी 1992 को हमने नेशनल कमीशन फॉर वीमेन बनाया। इसलिए हम 31 जनवरी को फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। चूंकि ये एक एक्ट के जरिए बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो पहला कमीशन कब बनाया गया? 31 जनवरी 1992 को बनाया गया। और इस पहले कमीशन की जो चेयरमैन थी वो थी जयंती पटनायक। तो इनका नाम याद रखेंगे कि अगर पूछ लिया जाए कि पहली चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन कौन थी, तो जयंती पटनायक जी थी। इनका जो टेन्योर था वो 3 फरवरी 1992 से 30 जनवरी 1995 तक था। ठीक है, तो जयंती पटनायक का नाम आपको याद रखना है। चलो, पहला क्वेश्चन है, द नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन इज। नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया, एक एक्ट पास हुआ था 1990 में, और इसी एक्ट से 31 जनवरी को 1992 में हमने एक कमीशन बनाया। तो जब कोई बॉडी किसी एक्ट के जरिए बनाई जाती है तो उसको हम स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। और जब किसी बॉडी को किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के जरिए बनाया जाता है तब हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। जैसे कि आर्टिकल 324 हो गया, आर्टिकल 280 हो गया, जिससे हमने इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन बनाया है, तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएंगी। तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन कैसा है? एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। बात क्लियर है? इतने सारे कमीशन हमने पढ़ लिए तो आपको डिफरेंशिएशन तो समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के लिए। मतलब ये है कि ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, लेकिन हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल ज़रूर है जो कि वीमेंस के राइट को सेफगार्ड करते हैं। वो आर्टिकल्स कौन है? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है, और आर्टिकल 14 में वीमेंस राइट की बात की गई है। अब ये जो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन होता है, तो नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, उसमें एक चेयरमैन होते हैं। कौन होते हैं? एक चेयरमैन होते हैं, साथ ही साथ 5 और मेंबर होते हैं। ठीक है, एक चेयरमैन और 5 और मेंबर होते हैं, साथ ही साथ एक सेक्रेटरी भी होते हैं, एक सचिव भी होते हैं, लेकिन सचिव को हम मेंबर में काउंट नहीं करते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितने मेंबर की बॉडी हो गई है? 6 मेंबर की बॉडी हो गई। एक चेयरमैन है और 5 दूसरे मेंबर हैं। चेयरमैन हो गया, मेंबर हो गए और सचिव हो गए, मतलब सेक्रेटरी हो गए। इन सभी लोगों को अपॉइंट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, हमारी केंद्र सरकार। तो चेयरमैन को नॉमिनेट करने का काम कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। चेयरमैन वो होगा जिसको महिलाओं के क्षेत्र में किसी एनजीओ में, किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अनुभव हो, या उसने ऐसा कोई वेलफेयर का काम वीमेंस राइट के लिए किया हो, या एजुकेशन सेक्टर से वो बिलोंग करती हो, है ना, हेल्थ या सोशल वेलफेयर से बिलोंग करते हो। तो ऐसे 5 लोगों को भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करती है, और एक सेक्रेटरी, एक सचिव होते हैं। क्लियर है? इन 5 मेंबर्स में से एक व्यक्ति एसटी का और एक व्यक्ति एससी का होना जरूरी है, इस बात को भी माइंड में रखना है। तो नेशनल वीमेन कमीशन में एक चेयरमैन होगा, 5 मेंबर होंगे, उन 5 मेंबर में से एक व्यक्ति एससी का और एक व्यक्ति एसटी का होना अनिवार्य होता है, और एक सेक्रेटरी मतलब एक सचिव होता है। इस तरीके से नेशनल कमीशन फॉर वीमेन अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगर किसी भी मेंबर को या फिर चेयरमैन को अपना इस्तीफा या रेजिग्नेशन देना है तो वो किसे देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को ही रेजिग्नेशन देगा। हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चेयरमैन को या मेंबर को हटाना चाहते हैं तो बिल्कुल हटा सकते हैं। हटाने के लिए कुछ बेसिस डिसाइड किए गए हैं। कौन से बेसिस है? मान लेते हैं कि कोई नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का चेयरमैन है या मेंबर है, और वो बैंक करप्ट हो गया है, मतलब दिवालिया हो गया है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मतलब काम नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, कोई इलनेस आ गई है, या फिर मेंटली डिसेबल हो गया है, अपने निर्णयों को नहीं कर पा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उन्हें कोई काम दे रही है तो वो काम नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ जो मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कमीशन होती है उसकी मीटिंग्स तो होती हैं। अब मीटिंग है और कोई भी मेंबर जो है वो लगातार 3 मीटिंग में एब्सेंट है और इन्फॉर्म भी नहीं किया है, लगातार 3 मीटिंग में एब्सेंट है लेकिन इन्फॉर्म भी नहीं किया है, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट उन मेंबर्स को हटा सकती है। ये सारे क्लॉजेस आपको देखने को मिलेंगे।
क्लियर हो गए इतनी चीजें। चलो अगली बात करते हैं, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल वीमेंस कमीशन। अभी जो हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग थे उनकी चेयरमैन कौन है? तो अभी 8वें नंबर का जो हमारा नेशनल वीमेन कमीशन चल रहा है और इसकी जो चेयरमैन है वो रेखा शर्मा जी हैं। कौन है? रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहली जयंती पटनायक थी जैसे कि मैंने कहा 1992 में, फिर मोहंती गिरी बनी और इस तरीके से काफ़ी सारे लोग बने। फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि रेखा शर्मा 2018 में अपॉइंट हुई थी और 2021 में इन्हें रीअपॉइंट किया गया है। तो रेखा शर्मा अभी वर्तमान में चेयरमैन चल रही हैं नेशनल वीमेन कमीशन की। क्लियर। व्हेन द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इज सेटअप, तो इसको कब बनाया गया था? 1992 में बनाया गया था, 31 जनवरी 1992 को। ऑप्शन सी। इनका टेन्योर जो होता है वो 3 साल का होता है। कितना होता है? 3 साल का इनका टेन्योर होता है और इनकी जो सेवा शर्तें होती हैं, वेतन भत्ते होते हैं, वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। हो गया इतनी चीज़ें। चलो तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, टास्क तो आपको स्टार्टिंग में ही प्रोवाइड कर दिया था। एक छोटा सा क्वेश्चन है, द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन वॉज क्रिएटेड बाय। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन मतलब महिलाओं का जो आयुक्त है, राष्ट्रीय आयुक्त, वो कैसे गठन हुआ है? 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट में देंगे। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट में दीजिएगा और हमने आपको जो टास्क प्रोवाइड किया है उसका आंसर भी आप हमको कमेंट सेक्शन में देंगे। तो जितनी बातें ज़रूरी थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ याद रखेंगे अपनी रिपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देते हैं। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आ रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो और यूज़फुल लग रहा हो तो लिंक को शेयर ज़रूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। आइए बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। अगर प्रेजेंट में पूछा जाए कि प्रेजेंट में हमारे पास कितनी माइनॉरिटीज़ हैं या अल्पसंख्यक कम्युनिटीज़ हैं, तो आंसर हो जाएगा 6। अभी वर्तमान में कितनी हमारे पास? 6 हैं। लेकिन जब इस कमीशन को बनाया गया था उस समय हमारे पास केवल और केवल 5 माइनॉरिटीज़ हुआ करती थी। 6वें नंबर की जो माइनॉरिटी है उसका नाम है जैन, जो कि मैं हूँ। ठीक है, तो समझ लो हम लोग कितने कम हैं। सेव मी जस्ट किडिंग। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो जब बनाया गया था तो उस समय हमारे पास 5 माइनॉरिटीज़ थी, लेकिन हमारे पास आज के डेट में 6 माइनॉरिटीज़ है। जैन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको 2014 में ऐड किया गया है। ठीक है, तो आइए हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहली बात है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी ये भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में किसी भी आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा नहीं मिलती है। हमने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक एक्ट के ज़रिए बनाया है। इसका ये मतलब हुआ कि ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 में पास किया गया था, 1992 में, जिसके बाद हमने इस कमीशन को बनाया है और ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पे चर्चा कर लेते हैं कि 1978 में हमने एक माइनॉरिटी कमीशन बनाया और ये जो माइनॉरिटी कमीशन था ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता था। एक रेजोल्यूशन को पास करके बनाया था। बाद में हमने कुछ चेंजेस किए और इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से बाहर कर दिया और अब हमने इसको मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर में रख दिया 1984 में। लेकिन आज आपको पता है कि हमारे लिए अलग से जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ है, राइट। तो हमने आज के समय में हमारा जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंदर काम करता है। हमने 1992 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 को पास किया और उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ को बनाया। ये कब बना? 1993 में बना। तो पहला कमीशन, पहली स्टैच्यूटरी बॉडी 1993 को बनी, जिसके अंतर्गत 5 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी जिनमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी शामिल थे। बाद में 2014 में हमने एक और कम्युनिटी को जोड़ दिया, जैन। तो अभी हमारे पास 6 माइनॉरिटीज़ हैं। 2001 की अगर हम जनगणना को उठाएंगे तो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग 18.8% हमारी कंट्री में जो है वो माइनॉरिटी की पॉपुलेशन है। तो 6 माइनॉरिटीज़ हैं। कौन कौन सी? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन। ठीक है, तो इन 6 माइनॉरिटीज़ के बारे में आपको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सिख जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आती है, बिल्कुल सही बात है। अभी तो हमने देखा कि 6 माइनॉरिटी हैं जिनमें सिख भी शामिल है। दूसरा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अल्पसंख्यकों की परिभाषा दी गई है, तो ये बात गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस बात का उल्लेख ही नहीं मिलता है, मतलब डेफिनेशन नहीं मिलती है। तो पहला स्टेटमेंट अकेला यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स, तो स्मृति जुबिन ईरानी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को संभाल रही हैं। वहीं अगर हम नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो इसके चेयरमैन कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी वर्तमान में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। तो इन दोनों पर्सनालिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी में एक चेयरमैन होगा, जैसे कि अभी हमने देख लिया, इकबाल सिंह लालपुरा है। एक वाइस चेयरमैन होंगे और 5 अदर मेंबर्स होंगे, और ये सभी के सभी जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे होंगे। बात समझ में? तो टोटल 7 मेंबर हो गए, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 5 मेंबर। और इन सभी लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, अपॉइंट करती है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है ये। और ये सातों के सात पर्सन जो होते हैं वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं, किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेंटली हमारे पास 6 जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर 5 साल का होता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारे पास कौन कौन सी? मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्ध, पारसी और जैन। इनका टेन्योर 5 साल का ना होकर 3 साल का होता है। मतलब केवल और केवल पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे बोला गया है माइनॉरिटी राइट डे के बारे में। तो 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1992 में इसी दिन 18 दिसंबर को डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू द नेशनल्स आर एथिक रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी डिक्लेयर किया गया था। राइट्स इनके लिए बनाए गए थे, इसलिए 18 दिसंबर को हम जो है माइनॉरिटी राइट डे सेलिब्रेट करते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ आर्टिकल्स ये हैं जो सेफगार्ड करते हैं माइनॉरिटीज़ को, जैसे कि आर्टिकल 29 और 30 जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 25 क्लॉज 1, 26, 28, आर्टिकल 15 और 16 में भी माइनॉरिटीज़ के बारे में चर्चा आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेट अप अंडर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1992। यहाँ पे बोला गया है कि 1992 के एक्ट के जरिए हमने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी को बनाया है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आधा स्टेटमेंट तो सही है, बट आधा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना होके एक स्टैचुरी बॉडी है। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम निहायती गलत हो गया। नेक्स्ट है चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अभी तो मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता, अब यहाँ पे राष्ट्रपति बीच में कहाँ से आ गया? मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी निहायती गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है इट डज नॉट इंक्लूड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी विथ इन इट्स अमिट। तो अभी जो हमारे पास 6 माइनॉरिटी हैं उनमें कहीं भी लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक समुदायों को हमने नहीं डिफाइन किया है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो केवल और केवल तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी ऊपर के 2 स्टेटमेंट केवल और केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है और ऊपर के 2 स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी आर नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। अब देखो ऐसी कई सारी बॉडीज़ होती हैं या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिन्हें किसी एक्ट से भी नहीं बनाया गया है और जिनका जिक्र हमारे संविधान के किसी आर्टिकल में भी नहीं मिलता है। तो ऐसी बॉडीज़ को हम नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम नीति आयोग की बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हमने प्लानिंग कमीशन को हटाया और 2015 में उसकी जगह पे नीति आयोग को बना दिया। ना कोई एक्ट पास किया, ना किसी आर्टिकल में ये बात मेंशन है, तो नीति आयोग एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी हो जाएगी। वैसे ही सीबीआई एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो कि 1952 में बना था, तो ये भी एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। लेकिन हाँ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक एक्ट के जरिए बनाया गया है, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। तो पहली, तीसरी और चौथी नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसपे सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, देख लेना आप लोग। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है एक गवर्नमेंटल बॉडी है जिसे 1964 में सेटअप किया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2003 में एक एक्ट पास किया गया और उस एक्ट के बाद इसे स्टैच्यूटरी बॉडी का स्टेटस प्रोवाइड किया है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ना कि एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। ये सारी की सारी स्टैच्यूटरी बॉडी है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
1992 में एक्ट पास करके बनाया गया है, मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो ये भी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 से बना है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन आज ही पढ़ा है हमने, 1990 में एक्ट पास करके 1992 में इसको बनाया गया है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी आज ही पढ़ा है हमने, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 से बनाया गया है, मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी है। और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो भी 2010 में एक्ट को पास करके बनाया गया है। तो ये सभी के सभी जो है वो स्टैच्यूटरी बॉडी है, क्योंकि किसी न किसी एक्ट को पास करके इनको बनाया गया है। बात क्लियर हो गई है? ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो, Which of the following act of the parliament gives statutory status to the Central Pollution Control Board? अब Central Pollution Control Board भी एक statutory body है, क्योंकि पार्लियामेंट ने इसके लिए भी एक एक्ट पास किया है और उस एक्ट का नाम है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। क्लियर? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई? चलो, ये आज का हमारा सारा क्लास था, जहाँ पे हमने नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी से रिलेटेड कुछ बातें सीखी और नेशनल कमीशन फॉर वीमेन से रिलेटेड हमने कुछ बातें सीखी। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आने वाली क्लास में हम कुछ और स्टैच्यूटरी, नॉन स्टैच्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।